तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने बांकेलाल की स्टोरी लेके आया हूँ, आबरा का डाबरा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बांकेलाल को एक ज्ञानी ध्यानी ऋषि झूठ बोले कौवा काटाचार्य ने बताया कि वन में जाकर केंचुए की खाद का तिलक करने से मस्तिष्क तीव्रता से सोचने लगता है और संकट भी दूर होते हैं। बांकेलाल को राजा विक्रम सिंह के खिलाफ योजनाएं बनाने के लिए ऐसे ही तीव्र मस्तिष्क की आवश्यकता थी। इसलिए वो वन में आ पहुंचा और उसने केंचुए की खाद मिल भी गई थी। केंचुए की खाद का तिलक तो मैंने लगा लिया। अब देखना यह है कि इससे मेरा मस्तिष्क कितना कुशाग्र और तीव्र हुआ और साथ ही मेरे कौन से संकट दूर हुए। संकट तो अब खड़े होने वाले थे। यह कार्य तो संपन्न हो गया। अब मुझे वापस महल लौटना चाहिए। यह तख्ती यहाँ किसने लगाई है और इस और जाने से मना क्यों किया गया है? कृपया इस और न जाएं। इस तख्ती ने तो मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है। अब तो इस ओर जाना ही पड़ेगा। कृपया इस वृक्ष पर चढ़कर पूर्व की ओर मुंह करके नीचे न कूदें। अब तो इस पेड़ पर चढ़ना ही पड़ेगा। बांकेलाल पेड़ पर चढ़ा और अब तो कूदना ही पड़ेगा। ओह, सामने फिर कोई तख्ती लगी है और इस पर भी कुछ लिखा होगा। कृपया झरने के नमकीन पानी से गरारे ना करें। अब तो गरारे करने ही पड़ेंगे। आखिर ये चक्कर क्या है? यहाँ थूकना मना है, फिर तो थूकना ही पड़ेगा। कृपया इस वृक्ष की 5 टहनियाँ को न काटें। 5 क्या, मैं तो 10 काटूंगा। कट 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 कट। चलो 5 लिखी है तो 5 ही काटता हूँ। कृपया इस कुल्हाड़ी को उस कुएं में ना फेंकें। कुल्हाड़ी को अब मैं घर तो लेकर जाऊंगा नहीं। ये गई कुल्हाड़ी कुएं में। यहाँ अपने बाल नोचना मना है। जब इतने काम कर लिए तो अब ये करने में भी कोई बुराई नहीं। 5 बार सिर चट्टान पर ना मारे, मारने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब तो इस रहस्य को जानने के लिए मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। धड़ धड़ पटक पटक। पागलों की तरह अपने वस्त्र ना फाड़ें, जरूर फाड़ूंगा। कोयले की राख से अपना मुंह काला ना करें, जरूर करूंगा। अभी और क्या क्या करना पड़ेगा। मैं बेकार ही इन तख्तियों के चक्कर में पड़ गया। अब ये रस्सी मत खींचना, जरूर खींचूंगा। लेकिन रस्सी खींचते ही धम आह, धाड़ आह आई। अबे कौन है? सिर पर हुए उस जोरदार वार के साथ बांकेलाल जमीन में घुस गया। आखिर तुमने 5 आबरा का डाबरा मोल ले ही लिया। आबरा का डाबरा ये क्या बला है? आबरा का डाबरा यानी संकट। मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा, परंतु पहले अपना नाम तो बता। मेरा नाम बांकेलाल है, परंतु पहले मुझे बाहर तो निकालो। बांकेलाल, मैं आबरा का डाबरा हूँ यानी संकट, और संकट से तुझे खुद संकट कैसे बाहर निकालेगा? बाहर तो तुझे अपना दिमाग लगाकर निकलना पड़ेगा। ओह, मैंने केंचुए की खाद का तिलक लगाया है, जिसके कारण मेरा मस्तिष्क और भी कुशाग्र हो गया है। मैं अभी तुझे यहाँ से निकल कर दिखाता हूँ। तुझे यहाँ से शीघ्र ही निकलना पड़ेगा बांकेलाल, क्योंकि ऊपर से मधुमक्खियों का छत्ता नीचे गिरने वाला है। बाप रे! ध्यान से सुन बांके, कहने वाले मुझे पंगा या देव यानी पपादे भी कहते हैं। तुम कहते रहो पपादे उर्फ आबरा का डाबरा, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन साथ ही मुझे इस संकट से बाहर निकलने की चेष्टा भी करनी है। और इस संकट से मुझे निकालेगी वही रस्सी जिसने मुझे इस संकट में डाला है। बांकेलाल ने रस्सी का फंदा बनाकर सामने से गुजरते हाथी की ओर उछाला। फंदा हाथी के गले में जा पड़ा। ये मेरे गले में के आ पहियों से। अबे गज्जू, या तो शिकारी का फंदा से भाग रे। अच्छा हुआ जो तूने मुझे बता दिया, वरना मैं भागता नहीं। अगर हाथी न भी भागता तो भी मैं खींच कर बाहर आ जाता। तभी मधुमक्खियों का छत्ता पटाख से नीचे उस स्थान पर आ गिरा जहां बांके के निकलने से गड्ढा बना हुआ था। इससे पहले कि एक भी मधुमक्खी छत्ते से अलग होती और गड्ढे से बाहर आकर बांके को काट पाती, बांके ने फुर्ती से गड्ढे के इर्द गिर्द की मिट्टी गड्ढे में खिसका कर गड्ढा बंद कर दिया। ये हुआ गड्ढा बंद, और सभी मक्खियाँ भी। हाथ से गड्ढा खोदकर हमें बाहर निकालो, हम हाथ पर नहीं काटेंगी। बचाओ, हम गुस्से में नहीं हैं, हम नहीं काटेंगी। देख आबरा का डाबरा, मैं इस संकट से भी बच गया और ज़मीन से भी बाहर आ गया। बाकेलाल, तू इस छोटे आबरा का डाबरा से तो बच गया, पर अब आगे सुन। बांकेलाल, मैंने अभी कहा था कि मैं सीधे सीधे किसी इंसान से पंगा नहीं लेता, इसलिए मैंने स्थान स्थान पर चेतावनी पट लगवा रखे हैं। अगर तुम उन चेतावनियों के विपरीत कार्य न करते तो तुम्हें मेरे दर्शन न होते। आबरा का डाबरा तुमने खुद बुलाए हैं। रस्सी खींचने की आखिरी प्रक्रिया पूर्ण करते ही आबरा का डाबरा मुक्के का शिकार की खोपड़ी पर बरसते हैं, और जितने मुक्के बरसते हैं उतने ही उस पर संकट आते हैं।
बांकेलाल, तू खुशकिस्मत है जो तुझ पर बरसे हैं 5 मुक्के, अन्यथा अधिक भी बरस सकते थे। अब तुझे पर आएंगे 5 आबरा का डाबरा। प्रत्येक आबरा का डाबरा की समस्या को तुझे ही हल करना होगा। अगर तू कामयाब हो गया तो मिलेगा एक वरदान, नाकामयाबी तेरा कोई भी अंग भंग कर देगी। मेरा काम खत्म हुआ, अब तेरा आरंभ होगा। खोहपट बंद हो जाओ। बांकेलाल, फंस गया तू तो। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उन तख्तियों के विपरीत काम करने की? अब भुगत। सहसा ही बांकेलाल को ठिठक कर रुक जाना पड़ा। कौन हो तुम? हम हैं पोसंपा। पोसंपा भाई पोसंपा, लाल पलंग पर क्या हुआ? 100 मुद्रा की कढ़ी चुराई, अब तो कारागार में जाना ही पड़ेगा। कारागार में? मगर मैंने कढ़ी नहीं चुराई, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, फिर कढ़ी तो भोजन में खाई जाती है। पोसंपा भाई पोसंपा, ये सब हमें नहीं पता। 100 मुद्रा की कड़ी चुराई, अब तो कारागार में जाना ही पड़ेगा। अरे कोई ज़बरदस्ती है क्या? बांकेलाल, तुम कारागार जाने से बच नहीं सकते हो। ओह, एक और पोसंपा, भला मैं कारागार जाने से कैसे बच सकता हूँ? बांकेलाल, अगर तुम हमें बता दो कि लाल पलंग पर क्या हुआ था तो तुम कारागार जाने से बच सकते हो। लाल पलंग? कैसा लाल पलंग? मुझे क्या पता कि लाल पलंग पर क्या हुआ था। नहीं पता ना? मैंने तो कभी लाल पलंग देखा भी नहीं। अब मुझे छोड़ दो, कहीं मुझे क्रोध आ गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। बांकेलाल, तुमने हमें ये नहीं बताया कि लाल पलंग पर क्या हुआ था, इसलिए हम तुम्हें छोड़ तो नहीं सकते। तुम्हें कारागार तो भेजना ही पड़ेगा, इसकी टों टुटानी कर दो। अरे मुझे उठा क्यों रहे हो? तुम्हारी टों टुटानी करनी है। अबे ये वो क्या होती है? वो वही होती है जो तेरी हो रही है। बांकेलाल की टोट उटानी कर दी गई, यानी उसे रस्सियों से उस घोड़े जैसे विचित्र पशु खरोड़े से कस कर बांध दिया गया। खरोड़ा तुम्हें लाल घाटी यानी कारागार पहुंचा देगा। जैसे ही तुम बता दोगे कि लाल पलंग पर क्या हुआ तो तुम कारागार की कैद से स्वतंत्र होकर वापस विशालगढ़ पहुंच जाओगे। अबे खोलो मुझे। खरोड़ा बांकेलाल को लेकर उस गुफा में समा गया। बांके बेटा, यही है पहला आबरा का डाबरा। जल्दी ही। बांकेलाल, लाल घाटी आ गई, जल्दी से मेरी पीठ से नीचे उतरो। अरे ये घोड़ा खरोड़ा तो बोलता है, परंतु मैं तो बंधा हुआ हूँ। बांकेलाल, ये जादू की रस्सी है जो सिर्फ बंधी हुई दिखती है, किंतु वास्तव में तुम बंधे हुए नहीं हो। उठ कर देख लो। क्या? अरे हाँ, मैं तो बंधा हुआ नहीं हूँ। अगर मुझे यह रहस्य पहले ही पता चल जाता तो मैं विशालगढ़ में ही खरोड़े की पीठ से नीचे कूद जाता। ओहो, खरोड़ा गायब हो गया। बांकेलाल, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, सिवाय इसके कि लाल पलंग पर क्या हुआ। पेपेंडो से ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। बांकेलाल के पास आगे बढ़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। ये लाल घाटी पृथ्वी पर है या पाताल में, और पता नहीं मैं यहाँ से कभी निकल पाऊंगा या नहीं। लाल घाटी पाताल में है बांकेलाल, मगर पोसम पाऊ ने तो मुझे कारागार में भेजा था, जबकि यहाँ तो कहीं कारागार या कैद जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही। ये पूरी लाल घाटी ही तेरे लिए कारागार है, क्योंकि तू विशालगढ़ से यहाँ फेंका गया है। यहाँ का वातावरण कितना अजीब है। चट्टानें, वृक्ष, मिट्टी तथा लोग सभी लाल रंग के हैं। पता नहीं इन लालुओं में मुझे कब तक रहना होगा, जब तक तू ये नहीं बता देगा कि लाल पलंग पर क्या हुआ। और हाँ, ये लालू नहीं, पेपेंडे हैं, यानी लाल नागरिक। ये लोग पागलों की तरह हंस क्यों रहे हैं? अरे यहाँ तो कोई मर गया है। कैसे बेशर्म लोग हैं जो विलाप करने के स्थान पर हंसे ही चले जा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। बांकेलाल, रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो चला गया पेपेंडे के पास। तू अपनी आंखें बंद कर ले। खरोड़े, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किसी की मृत्यु पर विलाप करने के स्थान पर तुम सब दांत फाड़ कर हंस रहे हो। अगर तुम्हें विलाप करना नहीं आता तो सीखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि विलाप कैसे किया जाता है। सबसे पहले घर के स्वामी से अफसोस प्रकट करते हैं। मैं तुम्हें अफसोस प्रकट करना सिखाता हूँ। तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर किसका कौन मरा है? इनके पिताश्री मरे हैं। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे पिताश्री मर गए। ईश्वर तुम्हें ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। अरे ये क्या कर रहे हो कमबख्तों? मुझे उठाकर कांटों की झाड़ियों में क्यों फेंक दिया? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी बांकेलाल के गले में एक फंदा आकर पड़ा, और ये तो मुझे कांटों पर घसीट रहे हैं। आह, खींचो, रगड़ो। अरे मैं घोड़ा नहीं हूँ जो मुझे लोहे के इस रगड़े से रगड़ रहे हो। थोबड़ा तोड़ो। आह, मेरे वस्त्रों में ये क्या छोड़ दिया? ओह आह, ये तो चींटे हैं। अब क्या पिला रहे हो? मिर्ची का पानी?
चींटे काट रहे हैं। अब घोड़े की नाल, कीलों और हथौड़ी का क्या करोगे? ये नाल नहीं है, नाल तो खरोड़ों के पाँव में लगते हैं। ये चाल है जो हम तेरे जैसे नेक लोगों के पाँव में लगाते हैं। लिटा दो इसे ज़मीन पर। बाके उनकी कैद से छूटकर वहाँ से भाग निकला। नहीं भाग बाके, तू कितना भी भाग ले बांकेलाल, ये तेरे पाँव में नाक ठोक देंगे। फिर नाल ठोके हुए व्यक्ति को अगर ये पता चल भी जाए कि लाल पलंग पर क्या हुआ था, तो भी वो लाल घाटी यानी इस कारागार से नहीं निकल सकता। तो मैं क्या करूं? बाकेलाल, तुझे यहाँ के कायदे नियम नहीं पता। पेपेंडे प्रत्येक कार्य इंसानों के विपरीत करते हैं। यहाँ के लोग जब दुखी व उदास होते हैं तो वे हंसते हुए दिखते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो उदास दिखते हैं। यहाँ दुष्ट को नेक कहते हैं। यहाँ किसी की मृत्यु पर हंसकर ही शोक प्रकट किया जाता है, जबकि तूने रोते हुए शोक करके उन्हें क्रोध दिला दिया। तूने उन्हें मृत्यु की मुबारकबाद भी नहीं दी। मृत्यु पर मुबारकबाद? अबे मृत्यु हुई है या शादी हो रही है? बांकेलाल, ये यहाँ का नियम है। यहाँ मृत्यु पर मुबारकबाद देना ही दुख प्रकट करने का तरीका है। अगर पेपेंडो से अधिक घनिष्ठता है तो साथ में मिठाई का डिब्बा देने का भी रिवाज है। अब पेपेंडो से तुम्हारे बचने का एक ही सूरत है, सामने हलवाई की दुकान से मिठाई का डिब्बा लो और उन्हें मृत्यु की मुबारकबाद हंस कर दो, अन्यथा तुम्हारी खैर नहीं। जैसा तुम कहते हो वैसा करता हूँ। उधर हलवाई की दुकान पर कहाँ जा रहे हो? अपनी स्वर्ण मुद्रिका के बदले मिठाई लेने। मूर्ख, मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ प्रत्येक कार्य इंसानों के विपरीत होता है। यहाँ मिठाई हलवाई के पास नहीं, मोची के पास मिलती है। हलवाई तो जूतियाँ बेचता है। मोची की दुकान से मिठाई खरीदकर बांकेलाल पलटा ही था कि पेपेंडो ने उसे घेर लिया, लेकिन तब तक बांकेलाल सोच चुका था कि उसे क्या करना है। मुबारक हो, आपके पिता से की मृत्यु हो गई। ये लीजिए मिठाई का डिब्बा। तुम्हें भी मुबारक हो। पकड़ लो इसे। अब क्यों पकड़ रहे हो? अब तो मैंने तुम्हें मुबारकबाद के साथ मिठाई का डिब्बा भी दे दिया है। बांकेलाल, मुबारकबाद और मिठाई का डिब्बा देकर तुम अपने पाँव में नाल ठुकवाने की क्षमा से बंध गए हो, किंतु मृत्यु पर प्रश्न होकर सुख प्रकट न करने के अपराध की क्षमा तो तुम्हें हमारे राजमाँ ही देंगे। बांकेलाल, इनके यहाँ क्षमा को दंड कहते हैं। यहाँ राजमा किसे कहते हैं? हमारे यहाँ तो चावल के साथ खाते हैं। राजमाँ की पराजय हो। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये बांकेलाल है। ओह, तो यहाँ महाराज को ही राजमाँ कहते हैं। फिर सब कुछ सुनने के पश्चात बांकेलाल, हम तुम्हें दंड दे सकते हैं, किंतु बदले में तुम्हें हमारी पुत्री राजकुमारी लाल परी मैदान खड़ी को रोगग्रस्त करना होगा। किंतु लाल परी को ये क्या हुआ है? यहाँ दंड का अर्थ क्षमा से है और रोगग्रस्त का ठीक करने से। बांकेलाल, वो छेद देख रहे हो? ये छेद सीधे पृथ्वी पर जाकर खुलता है। आज जब लाल परी मैदान खड़ी जागने के लिए पलंग पर लेटी तो सभी, जागने का मतलब सोने के लिए, ऊपर से मधुमक्खियों से भरा छत्ता उस पर गिरा। पता नहीं किसने ये छत्ता जमीन में दबा दिया, जहाँ से वो नीचे आ गिरा। आह, मधुमक्खियों ने लाल परी को चुम चुम कर सुझा दिया। बांकेलाल, हमारे लाल ऋषि का कहना है कि जिस मानव के कारण छत्ता राजकुमारी पर आ गिरा है, अगर वही मानव राजकुमारी को आकर उसे पुचकारे और कहे पुछ पुछ हुस हुस, तो राजकुमारी रोगग्रस्त हो जाएगी, यानी ठीक हो जाएगी। फिर तो आपका काम बिगड़ गया। बिगड़ गया यानी बन गया। क्या झूठ? इसका मतलब है क्या सच? हाँ, बिल्कुल झूठ। यह कहते हुए मुझे उदास होना होगा, क्योंकि यहाँ उदासी प्रसन्नता की सूचक है। वो मानव मैं ही हूँ जिसने अपने प्राण बचाने के लिए मधुमक्खियों को जमीन में बने गड्ढे में दबा दिया था। क्या झूठ? आह, बिल्कुल झूठ। पर लात क्यों मारी? यहाँ लात मारना आदर का प्रतीक है बांकेलाल। ये वैसे ही है जैसे मानव एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो फिर जल्दी से लाल परी के सिर पर हाथ फेरकर उसे पुचकारो। लाल परी मैदान खड़ी, पुछ पुछ हुस हुस। बांकेलाल द्वारा पुचकारे जाते ही लाल परी उठ बैठी। पिताश्री, मैं रोगग्रस्त हो गई। आज मैं बहुत उदास हूँ। राजकुमारी के कहने का अर्थ है कि वो ठीक हो गई, और राजमाँ के कहने का तात्पर्य है कि ये बहुत प्रसन्न है। बांके, तू भी कहाँ उल्टों में फंस गया। अब ये बात तो तू सोच रहा है, सोच, मैं तो कर नामुराद। किंतु अरे, एक बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि लाल परी मैदान खड़ी लाल पलंग पर लेटी है। वो मारा पापड़ वाले को मुझे पता चल गया कि लाल पलंग पर क्या हुआ। लाल पलंग पर लाल परी मैदान खड़ी लेटी थी। ऊपर से उस पर आकर गिरा मधुमक्खियों का छत्ता, जिन्होंने काट काट कर लाल परी को बेहोश कर दिया। फिर बांकेलाल नाम का एक
दार मानव वहां पहुंचा और उसने लाल परी को पुचकारा। बांकेलाल की पुचकार से लाल परी ठीक हो गई। बांकेलाल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, किंतु इस पूरी कहानी में समझदार शब्द की कहीं भी आवश्यकता नहीं थी जो कि तुमने बोला, इसलिए मैं तुम्हें दुलत्ती जड़कर वापस भेजने पर विवश हूँ। अगर तुम ये शब्द ना बोलते तो स्वयं ही वापस चले जाते, पर चलो, मैं वापस तो आ गया। एक आबराकडाबरा से तो पीछा छूटा, किंतु आबराकडाबरा ने कहा था कि संकट से मिलते ही मुझे एक वरदान मिलेगा। संकट से निकलते ही मुझे एक वरदान मिलेगा। वरदान देने तो कोई आ ही नहीं रहा, ना आता दिखाई पड़ रहा है। बांकेलाल ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, किंतु कोई ना आया। कमबख्त, या तो आबराकडाबरा धोखेबाज निकला या फिर वो मुझे वरदान अगले आबराकडाबरा से निपटने के बाद इकट्ठा देगा। अगर आबराकडाबरा तो पाँच आने थे, एक आ चुका है, बाकी 4 आबराकडाबरा किन रूपों में मुझ पर टूटेंगे और उनसे निपट पाऊंगा या नहीं? निपटना तो पड़ेगा ही, अन्यथा मेरे अंग भंग हो जाएंगे। अबे कहाँ चला गया था? मैं कब से देख रहा हूँ। माँ मर गई थी क्या तेरी? बांकेलाल ने घोड़े पर चढ़ने के लिए पांव रकाब की ओर बढ़ाया ही था कि अरे, मैं तो बैठा भी नहीं और न ही घोड़े की एड़ लगाई। घोड़ा अपने आप कैसे भाग गया? घोड़े को एड़ मैंने लगाई, वरना तुम घोड़े पर बैठकर चले जाते। तुम तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा कहाँ है? मुझे मेरा कोई चेहरा नहीं है। मैं हूँ जिम्मेरात का। कौन जिम्मेरात? मुझसे क्या चाहती हो? मुझे आबराकडाबरा का आदेश मिला है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ूं। आबराकडाबरा का आदेश? ओह, तो आ ही गया दूसरा आबराकडाबरा, यानी दूसरा संकट। बांकेलाल, मेरा काम है अपने शत्रु के चेहरे की पुंगी बजाना। ले, इस आईने में आखिरी बार अपना चेहरा देख ले, क्योंकि इसके बाद मैं तेरे चेहरे की पुंगी बजाने का कार्य आरंभ कर दूंगी। नहीं, तुम मेरे चेहरे की पुंगी कैसे बजाओगी जिमेरात? पहले इस चम्मच से तेरी आंखें निकालकर कौवे या गिद्धड़ों में से जो भी पहले दिख गया उसे खिला दूंगी। नहीं, उसके बाद तेरी कोकलाची पाकी करूंगी। ये क्या होता है? एक सुई और घोड़े के बाल से तेरी दोनों पलकें आपस में सिल दूंगी। नहीं, फिर क्या करोगी? फिर इस रेती से तेरी नाक घिसकर चेहरे को समतल कर दूंगी। नहीं, फिर क्या करोगी? फिर मैं तेरी पोड़की पैयाँ करूंगी। वो क्या होती है? नाक की जगह पर जो तेरे छेद दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें भरने की प्रक्रिया को पोड़की पैयाँ कहते हैं। मैं तेरी 2 उंगलियों के अगले हिस्से इस उस्तरे से काट कर उन्हें नाक के छेद में ठूस कर छेद बंद कर दूंगी। नहीं, फिर क्या करोगी? अब बचेंगे होठ, उसका मैं कुटकुटल्ली कीटम कीटम कीटा करूंगी। एक ही होंदा है। निचले होठों को खींचकर जीभ से सील दूंगी और जीभ को खींचकर माथे पर। बांकेलाल, इस प्रकार तेरे चेहरे की पुंगी बच जाएगी। नहीं, लेकिन एक शर्त पर तू अपने चेहरे की पुंगी बजवाने से बच सकता है। कौन सी शर्त? जो मैं बोलूं तुझे भी वही बोलना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर बांकेलाल, मेरे साथ साथ बोल। कोकलाची पाकी जिम्मे रात आई रे, जेड़ा अग्गे पीछे देख ओंदी सामत आई रे। कोकलाची पाकी जिम्मे रात आई रे, जेड़ा अग्गे पीछे देखे ओदी सामत आई रे। बांकेलाल, तूने मंत्र बोल दिया है। अब अगर तू आगे या पीछे देखेगा तो तेरी सामत आएगी। अब तू केवल दाएं या बाएं ही देख सकता है। नहीं, आगे पीछे देखे बिना मेरा काम कैसे चलेगा? बांकेलाल, ये मुझे नहीं पता। अब मैं तुझे एक जोरदार लात मारूंगी। मेरी लात खाकर तू गिर जाएगा, लेकिन फिर उठते समय ये ध्यान रखना कि तुझे आगे या पीछे नहीं देखना, अन्यथा सांबते तुझ पर टूट पड़ेगी। हुण अप्पा दा की होऊ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। पहले तू खड़ा तो हो बांकेलाल, लेकिन ध्यान रखियो कि आगे और पीछे नहीं देखना, केवल दाएं बाएं या ऊपर नीचे ही देखना है। किंतु बांके बेटा, दाएं या बाएं देखेगा तो फिर आगे चलेगा कैसे? हे भोले शंकर, ये किस संकट में फंसा दिया? अबे ओ इंसान, तू अंधा तो नहीं है, पर अंधों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? अपना पाँव पीछे कर कमबख्त। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। 2 भागों में लाऊंगा और जल्दी लाऊंगा। धन्यवाद।